नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर होगा 4, जिसका नाम होगा द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज 4.2 हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। इसके पहले हमने 4.1 एक्सरसाइज पूरी करा दी है। जिन बच्चों ने ना देखा हो, वो प्ले लिस्ट बनी हुई है क्लास 10th मैथ्स की, उस पर जाकर आप सारे वीडियोस देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कि पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का कहते हैं गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो स्टूडेंट, इसमें 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन्हें हल करना है गुणनखंड विधि से और फिर इनके मूल निकालने। मूल निकालने का मतलब यहाँ पर क्या है, x की 2 घात है तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी, वही इसके मूल होंगे। यानी इसको हल करके सीधी सी बात, इसको हल करेंगे गुणनखंड विधि से और x के 2 मान निकालेंगे, और जो 2 मान निकलेंगे x के, वही इसके मूल होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो गुणनखंड इसके करने हैं। तो ये 3 टर्म वाला है तो इसको स्प्लिट मेथड से करेंगे। जो x का कोफिशिएंट है उसको स्प्लिट करेंगे, यानी 3 जो है ना, इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो इसका नियम क्या होता है, मेथड क्या होता है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म जो होता है और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, इसका गुणा कर लेते हैं। चलिए इस मेथड को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये 10 है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और माइनस का 10 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी कितना है, माइनस का 10। तो माइनस के 10 के हम इस तरीके से फैक्टर करें जो गुणा करने पर -10 रहे, और उन फैक्टर को अगर हम इस तरीके से सेट करें कि वो -3 आ जाए, ठीक है। तो देखो पहले 10 के फैक्टर हम करके देखते हैं। तो 10 के फैक्टर करो, 2 से जाएगा 5 बार, और ये 5 कट जाएगा, यानी ये कितना रहेगा, 2 और 5 क्या रहेंगे फैक्टर, 2 और 5। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें माइनस के 10 लाने हैं, तो इनमें से किसी एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब किसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा, 5 के साथ। क्यों, क्योंकि जब हम 5 और 2 को मतलब एक साथ लेंगे, -5 और +2 को, तो -3 आएगा, क्योंकि हमें माइनस का 3 लाना है। तो जब हम इन दोनों को, है ना, जोड़ेंगे मतलब, तो -5 और 2 को जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -3। तो हमें कितना लाना है, -3 ही लाना है। और इन दोनों का गुणा करेंगे -5 और 2 का, तो -10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया है, यानी -3 को हम क्या लिखेंगे, +2 और -5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख दिया, -5, 3 को क्या लिखा, -5 और +2। चूंकि x इसके साथ चल रहा था तो x यहाँ पर लिख दिया, और -10 को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। तो देखो -5x + 2x, इसको मिलाएंगे तो -3x ही आएगा, ठीक है। तो हमने बीच वाले टर्म को इस रूप में लिख दिया। अब ये 4 टर्म हो गए, तो 2-2 की पेयर बना के इसमें ले लो कॉमन, इसमें x कॉमन आएगा, तो ये x बचा, और ये x कॉमन चला गया, ये 5 बचा। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में भी x - 5 ही लाना है, ठीक है। तो x - 5 इसको लाने के लिए जानते हो, यहाँ पर x आना चाहिए, ठीक है। तो x आना चाहिए, इसका मतलब 2 ये बाहर आ गया होगा, तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो 2 बाहर चला गया, कॉमन में x बचा, और 10 2 कॉमन में चला गया, तो 10 क्या बन गया, 5। ये माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा दिया, तो ये यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसका साइन चेंज नहीं हुआ तो ये प्लस रहेगा। अगर अंदर का साइन चेंज हो रहा होता, ये माइनस से यहाँ प्लस हो रहा होता, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, ठीक है। यानी जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ अंदर का चिन्ह माइनस है तो माइनस ही रहा, तो यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब पूरे में देखो ये 2 टर्म हो गए, इनमें क्या कॉमन हो गया, इनमें कॉमन हो गया x - 5,
तो ये x माइनस 5 कॉमन चला गया, यहाँ क्या बचा, ये x यहाँ कॉमन चला गया, ये +2 बचा बराबर 0। अब एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 5 आ गया, एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी बार x +2 को 0 के बराबर कर दोगे तो ये x बराबर -2 आ गया, तो 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस समीकरण के हमें मूल निकालने थे, तो मूल कितने आ गए, 2 आ गए, एक आया 5 और एक आया -2, यही आंसर हो गया। ठीक है, बताओ समझ में आया। तो ये हमने रफ में ये वर्क कितना कर लिया, ये रफ वर्क करना होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2, इसका बहुत आसान है, ये आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर बताते हैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 ये अंडर रूट में है, तो हो सकता है आपको दिक्कत आए। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। तो मेथड वही लगेगा। तो जो x का कॉफिशिएंट है इसको हम स्प्लिट करेंगे, यानी 7 को स्प्लिट करेंगे, यानी 7 के हम 2 टुकड़े करेंगे। 2 टुकड़े करने के लिए हमें करना क्या होता है, पहले जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और जो x² का कॉफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, 5 √2, और x² का मल्टीप्लाई जो कॉफिशिएंट वो कितना, √2। तो इनका हम करें पहले मल्टीप्लाई, तो 5 √2 इंटू √2, तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आएगा, ये 5 रहा, √2 का मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, कितना आ गया, 10, ये 10 आ गया। अब हमें इस 10 के, ये यहाँ पर हमने लिख लिया, ये कर लिया, ठीक है, कांस्टेंट टर्म का और x² के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये कितना बन गया, 10। अब 10 के हम ऐसे फैक्टर करें जिसका गुणा करने पर तो 10 ही रहे, और उन दोनों फैक्टर को अगर हम जोड़ दें, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है ना, जोड़ दें तो प्लस के साथ आ जाए, मतलब ये 10 है, इसके हमें करने फैक्टर, तो 2 से भाग दो 5, 5 से भाग दो ये, इसका मतलब है कि जो 10 के फैक्टर है वो कितने आ गए, 2 और 5, यानी इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आएगा, ठीक है, प्लस का 10 आना चाहिए क्योंकि प्लस लगा है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे 5 और 2 को तो ये 7 आ जाएगा, किसका, प्लस का 7 लाना है, ठीक है। तो ये हमने फैक्टर कर लिए, तो हमने 7 को तोड़ दिया 2 और 5 में, ठीक है, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और जोड़ें तो कितना आना चाहिए, प्लस का 7, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो प्लस का 7 आएगा, यानी हम इस 7x को क्या लिख देंगे, 2x + 5x, ठीक है। तो ये क्या होगा, √2x² प्लस क्या लिख देंगे, 2x + 5x। तो हमने 7x को तोड़ दिया, 2x + 5x लिख दिया, है ये 7x, लेकिन 7x को में से तोड़ दिया। तोड़ने का तरीका क्या होता है, ये होता है। तो ये आपको यहाँ रफ वर्क कर लेना है साइड में, ठीक है, ये रफ वर्क करके देख लेना है। प्लस 5 √2 बराबर 0। अब ये बन गए 4 टर्म, 4 टर्म इनमें लेने हैं कॉमन। तो अब हमें ये बताओ कि इसमें x तो कॉमन है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ कॉमन ध्यान से लिख लेना है। तो देखो x² और x में कॉमन तो x हो गया, √2 और 2 में क्या कॉमन होगा। तो देखो स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा सा, ये बताओ, इसको थोड़ा सा बड़ा, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं। 5 ना √2x² प्लस ये जो √2 है ना, प्लस ये 2 है ना, इसको √2 के फॉर्म में लिखो तो ये 2 बार लिख जाएगा, √2 इंटू √2। बताओ ये 2 बार लिख जाए, मतलब 2 को हमने लिख दिया √2 इंटू √2, मतलब ये √2 इंटू √2 का मतलब 2 ही होता है, लेकिन हमने इसको √2 के फॉर्म में लिख लिया तो ये हमें कॉमन दिखने लगेगा, और ये ऐसे ही लिख दो, ठीक है, ठीक। तो अब आप बताओ इसमें क्या कॉमन हो गया, एक तो √2 है दोनों जगह, तो √2 कॉमन हो गया, और x² है और x है तो इसमें कम घात वाला कॉमन होता है,
तो अंडर रूट 2 कॉमन चला गया, एक्स एक पावर कॉमन चली गई, एक्स बचा। यहाँ एक अंडर रूट कॉमन में चला गया, एक अंडर रूट बचा, प्लस लगा दो अंडर रूट 2 और एक्स कॉमन में चला गया, इतना बचा। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये देखो ये एक्स बचा, तो इसका मतलब ये 5 बाहर गया होगा, क्यों? तो ये 5 गया बाहर कॉमन में, तो एक्स बचा, ये 5 बाहर चला गया कॉमन, तो अंडर रूट 2 बचा, ये प्लस लगा था, प्लस लगा दिया, इसका मतलब प्लस का हमने 5 कॉमन लिया। अब देखो यहाँ तक समझ में आया। अब ये 2 टर्म बचे, अब इन 2 टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? 2 टर्म में ये कॉमन दिख रहा है, एक्स प्लस अंडर रूट 2 और एक्स प्लस अंडर रूट 2, इनको कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट 2 कॉमन लिया, ये चला गया कॉमन में, बचा अंडर रूट 2 एक्स, ये कॉमन चला गया, ये बचा प्लस का 5 बराबर 0। हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक वैल्यू मिलेगी इससे और एक वैल्यू मिलेगी इससे, 2 फैक्टर निकल आए। तो एक बार x प्लस अंडर रूट 2 को बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2, एक वैल्यू ये आई, दूसरी वैल्यू इससे निकलेगी, अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो अंडर रूट 2 एक्स बराबर कितना जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो ये माइनस का, ये क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2 एक्स, ये 5 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस का 5 हो गया, तो एक्स और क्या आ जाएगा, माइनस का 5 बटे अंडर रूट 2। अब नीचे अंडर रूट 2 रखा नहीं जाता है, तो इसको क्या करो, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बदल जाएगा, तो कितना जाएगा, 5 माइनस तो लगा रहेगा, 5 अंडर रूट 2 बटे 2, ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 बटे 2। तो एक्स की 2 वैल्यू निकल आई, एक वैल्यू निकली ये और एक वैल्यू निकली ये। तो ये जो एक्स की वैल्यू निकली, इसी को बोलते हैं इस समीकरण के ये 2 मूल हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो अंडर रूट वाला था ये हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका, ये भिन्न में लिखा है, बटे में लिखा है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। तो इसको हम अगले पेज पर सॉल्व करते हैं, 2x² माइनस एक्स, तो ये हमें यहाँ पर भिन्न में दिख रहा है, तो आप हो सकता है सोचे ये तो बड़ा कठिन है, कुछ नहीं, इसको भिन्न हटा दो ना, तो पहले 8 ले लो एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं एक, इसके नीचे कुछ नहीं एक। अब एलसीएम कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस भिन्न में जो हर होता है इसका पहले इसमें भाग दो एलसीएम में, तो 1 का भाग 8 दोगे 8 बार जाएगा, जितने बार जाए उसका ऊपर गुणा कर दो, तो 8 बार गया, तो 8 दूनी 16x माइनस 1 का भाग 8 दिया, 8 बार गया और 8 का ऊपर गुणा कर दो, तो माइनस का 8x। अब इस 8 का भाग 8 में दोगे, 1 बार गया और 1 का ऊपर गुणा कर दो, 1 रहा बराबर 0। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का इधर करो, 8 का 0 में कर दो, तो ये कितना जाएगा, 16x² था, 16x² माइनस 8x प्लस 1 और 8 का 0 में किया तो ये हो गया 0। अब देखो ये समीकरण सिंपल वाला बन गया। अब आप इसे हल कर सकते हो, क्या करना है, बीच वाला जो टर्म है, जो x का कोएफिशिएंट है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो, तो कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पर 1 है, प्लस का 1 है और x² कोएफिशिएंट ये भी प्लस का 16 है, तो ये 16 ही रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 16 के इस तरीके से फैक्टर करो कि जिसको गुणा करने पर तो 16 है, लेकिन जोड़ने पर माइनस का 8 आ जाए, ठीक है। जोड़ने पर क्यों, क्योंकि 1 के पहले ये वाला साइन देखा जाता है, अगर ये साइन माइनस का होता तो फिर माइनस करने पर इतना लाना होता, ये साइन प्लस का है, हमें कांस्टेंट टर्म के पहले जो साइन होता है उसको देखना पड़ता है। तो ये प्लस का साइन, इसका मतलब है कि जो हम 16 के फैक्टर करेंगे उनको जोड़कर माइनस का 8 करना है, बस इतना कॉन्सेप्ट है। तो 16 के फैक्टर को 2 से जाएगा, 8 बार गया, फिर 2 से 4 बार गया, फिर 2 से 2 बार गया, 2 से, तो इससे कितने फैक्टर हो गए,
तो 16 के फैक्टर कैसे हो गए, देखो कितने फैक्टर हो गए, 16 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 4 बार हो गए। तो हम इनको ऐसे सेट करें कि जोड़ने पर 8 आ जाए, यानी ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 4, इसको 4 लिख दिया। तो 4 और 4 का जब हम गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और इनको जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, इनको जोड़ देंगे तो 8 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको 8 प्लस का नहीं लाना है, आपको लाना है माइनस का 8। माइनस लगा है तो इनके पहले, दोनों को पहले माइनस लगाओ। क्यों, -4 जोड़ेंगे तो माइनस के 8 आ जाएंगे, और हमें माइनस के 8 ही लाने हैं। लेकिन इनका गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो गुणा करने पर प्लस के 16 लाने थे, और इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 8 लाने थे, ठीक है। इसका मतलब इसमें -8x को हमने क्या लिख लिया, -4x -4x, क्लियर। तो ये हो गया 16x², इसको क्या लिखा, -4x और -4x, तो -8x को हमने स्प्लिट कर लिया, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म वाला इक्वेशन था, अब ये 4 टर्म में बदल गया। 4 टर्म बदल गया तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पर 2 2 के पेयर बना लेंगे, ठीक है, और इनमें हम लेंगे कॉमन, ठीक है। तो चलो इसमें कॉमन ले लो, तो इसमें एक तो x कॉमन हो गया, और संख्या में 4 कॉमन हो गया। 4 कॉमन हो गया, कॉमन का मतलब होता है भाग, तो 4 का भाग दे दिया इसमें, तो 4 का भाग 16 में दोगे 4 बढ़ जाएगा, x का भाग x² में दोगे तो 1 पावर कट जाएगी, इतना बचा ये 4x, तो 4x का भाग दे दोगे ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब 4x बाहर निकल गया है, बचा -1, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में भी इतना ही आना चाहिए, तो तुम आंख बंद करके इतना ही लिख लो, 4x - 1, ठीक है। अब ये 4x - 1 बना कैसे, इसका मतलब ये 4x रहा और ये 1 रहा, इसका मतलब कॉमन तो एक ही रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। 4x ही रहा, 1 ही रहा, इसका मतलब जब कोई इनमें बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब 1 कॉमन हुआ होगा। लेकिन चिन्ह बदल गए, ये 4x माइनस का था, ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का 1 था, ये माइनस का हो गया। इसलिए जब चिन्ह बदल रहे हैं तो इसका मतलब है माइनस कॉमन लिया होगा, ठीक है, समझा की बात। तो अब आप देखो इसमें 2 टर्म हो गए 2 टर्म, ये 2 टर्म हो गए। 2 टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, 4x - 1, 4x - 1, ये कॉमन दिख रहा है। तो अब क्या करो, इसमें हमें 4x - 1 लेना है कॉमन, तो ये कॉमन में निकल के बाहर हो गया। कॉमन का मतलब होता है स्टूडेंट भाग देना, तो 4x - 1 का इसमें भाग दे तो ये कट गया, ये खत्म हो गया, 1 बचा, ये 4x बचा यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये कॉमन में चला गया। अब ये यहाँ से कॉमन में चला गया तो ये तो बाहर हो गया, -1 बचा, बराबर 0। अब देखो यहाँ 4x - 1 बराबर एक बार 0 करो, तो 4x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर 1/4 हो गया। तो x की वैल्यू 1 तो ये निकल आई, ठीक है, 1 ये निकल आई। अब आप देखो दूसरी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इससे निकलेगी, 4x - 1 बराबर 0, तो क्या जाएगा, 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। तो अब आप देखोगे ये एक ऐसा समीकरण था जिसके दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं, ठीक है। तो बताओ स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया। तो ये हमारे 4 सवाल इसके सॉल्व हो चुके हैं। अब बचा इसमें पांचवा लिखा है 100x² - 20x + 1, 100x² -20x + 1, ये इसका 5वां सवाल है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये बड़ा आसान सा सवाल है, 100x² - 20x + 1 बराबर 0, ठीक है, +1 बराबर 0। तो इसमें क्या करना है, जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको स्प्लिट करना होता है। तो x का कॉफिशिएंट 20 है, इसको स्प्लिट करेंगे। लेकिन स्प्लिट करने का मेथड क्या होता है, तो मेथड क्या होता है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और x² का जो गुणांक है कॉफिशिएंट, उसका करो मल्टीप्लाई, जितना आए उसके फैक्टर करने हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 100 से करोगे 100 आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर रफ में हल कर लेते हैं। तो ये 1 का मल्टीप्लाई 100 से किया, यानी
1 का मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, तो कितना बना 100। अब 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका गुणा करें तो 100 ही आए, लेकिन उनको जोड़ें तो माइनस का 20 आए। जोड़ें क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस लगा है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लो। अगर यहाँ कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस लगा होता तो फिर हम उनको घटा के इतना लाते, लेकिन प्लस लगा है। तो 100 के ऐसे फैक्टर करो जिनको गुणा करने पर तो 100 ही रहे प्लस का, लेकिन जोड़ने पर माइनस का 20 हो जाए। बस ये टूट जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। तो 100 के यहाँ पर फैक्टर करने हैं, 100 के यहाँ पर फैक्टर करने हैं 100 के फैक्टर यहाँ पर कर देने हैं। करो फैक्टर 100 के। तो इसमें बिल्कुल आसान है, इसको फैक्टर दो तरीका तो है कि इसको 2 से काटो, फिर है ना ऐसे काटो, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि 10 इंटू 10 100 होंगे, 10 इंटू 10 100 होंगे, ठीक है। लेकिन जब इनको हम जोड़ेंगे 10 और 10 को तो ये 20 हो जाएंगे। तो हमें जोड़ने पर कितने लाने? 20, लेकिन माइनस के 20 लाने हैं। तो इसका मतलब है इस 10 के पहले भी माइनस लगेगा, इस 10 के पहले भी माइनस, तो माइनस दस बराबर -20, और -10 का गुणा करोगे तो प्लस का 100 हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। तो इतना काम आपको रफ में करना होता है, तो ये हमने रफ में काम कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 है उसको हम 10 इंटू 10, इसका मतलब है कि ये जो 20 था इसको हम किस रूप में लिख लेंगे? -10 और -10। चूंकि x साथ में जुड़ा है तो x उसमें जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये सवाल इस रूप में बदल जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 10x, 10x माइनस 10x, यानी -20x को हमने क्या लिख दिया? माइनस का 10x और माइनस का 10x। ठीक है, अब हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब इसके दो दो टर्म बना लो, 4 टर्म हो गए, 2 2 के पेयर बना लो, ठीक है। इनमें कॉमन ढूंढो, तो देखो x स्क्वायर में x कॉमन हो गया, 100 और 10 में 10 कॉमन हो गया, ठीक है। तो 10 तो कॉमन गया, तो 10 का भाग 100 में दे दो तो 10 बार जाएगा, और x का भाग x स्क्वायर में दो तो एक घात कट जाएगी, एक बचेगी माइनस। अब 10x पूरा कॉमन निकल गया, 1 बचेगा, तो ये माइनस का 1। अब दूसरा वाला जो टर्म है उसमें भी 10x माइनस 1 आएगा, ठीक है। ये आंख बंद करके यहाँ लिख दो, ठीक है। अब ये 10x माइनस 1 आया, इसका मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ऐसे ही उठा के रख दिया। जब कोई बदलाव ना हो, ये सेम ऐसे ही आ जाए, तो इसका मतलब इसमें कॉमन 1 रहा होगा। लेकिन एक चीज बदली है, चिन्ह बदला है। ये माइनस का 10x प्लस का 10 हो गया, और प्लस का 1 माइनस का हो गया। जब चिन्ह बदल रहे हो इनके, ठीक है, तो इसका मतलब है माइनस कॉमन लिया गया होगा। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 2 टर्म बन गए, ठीक है। अब ये 2 टर्म बन गए, इसमें क्या कॉमन है? 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, ये लिया कॉमन। तो ये तो कॉमन चला गया, बचा क्या? 10x, और ये कॉमन चला गया -1। तो यहाँ भी अब 2 मान आएंगे, तो एक बार आप 10x माइनस 1 इसको 0 के बराबर करो तो 10x बराबर 1, ठीक है। तो x बराबर 1/10, और एक बार इसको करो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। तो एक ये आया और एक ये वैल्यू आई, लेकिन दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब है इसके 2 मूल हैं, लेकिन दोनों मूल समान हैं। तो बताओ, ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है, ठीक है। तो तुरंत लाइक कर दो, ठीक है, शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, घंटी का आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिले। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो पहले इसका इक्वेशन हम बनाएंगे, ठीक है।
तो क्या ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और हमें द्विघात समीकरण बनाना है। इसका मतलब इसमें एक ही वेरिएबल चलेगा, ठीक है। तो अगर एक संख्या यहाँ पर हम लोग x मान लें तो कैसे ये हल होगा, देखो जरा सुनो तो ध्यान से। माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या जानते हो क्या हो जाएगी भाई? टोटल 27 है, दो संख्याओं का योग, जिसमें एक अगर x है, ठीक है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x। 27 से x कम कर दूँ, मतलब टोटल, जैसे मान लो किसी के पास टोटल 27 रुपया हो और किसी को 2 रुपया उस दे दें तो उसके पास कितने बचेंगे? 25, यानी 27 माइनस 2। तो अगर x हमने 1 मान ली तो दूसरी 27 से x कम हो गई, ठीक है, समझा क्या? और अगर इनको जोड़ो x और 27 माइनस x को, तो ये 27 ही रहेगा, क्योंकि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। योग 27 देखो है कि नहीं है, चेक कर लो। तो x प्लस 27 माइनस एक्स, तो ये कट गए तो 27 है तो बचा, तो इसका मतलब है ये हमने सही माना है, ठीक है। तो एक संख्या हमने x मान ली तो दूसरी कितनी हो गई? 27 माइनस एक्स। आगे दूसरी शर्त क्या है? उनका गुणनफल 182 है, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना? 182। इसे हल करो, x का अंदर मल्टीप्लाई करो, 27x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। 182 को इधर लाओ तो ये होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर को पहले लिखो जनरल फॉर्म में, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर को माइनस में नहीं रखते, माइनस ले लो कॉमन, तो माइनस हमने ले लिया कॉमन, तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर चिन्ह बदल गया, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 182 बराबर 0। अब ये माइनस चिन्ह को जीरो की तरफ भेज दो तो जीरो हो जाएगा, जो भी जीरो से भिड़ेगा जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, ये हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। अब हमें इस समीकरण को करना है सॉल्व और हमें x की वैल्यू निकालनी है, और जब x की वैल्यू निकल आएगी तो एक संख्या पता चल जाएगी, तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स कर देंगे तो दूसरी भी पता चल जाएगी। तो इसको हल कैसे करना है समीकरण को, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। बीच वाला जो टर्म है x का कोफिशिएंट माइनस का 27, इसको हमें स्प्लिट करना है, दो भागों में तोड़ना है, ठीक है। तो हमें कैसे, क्या प्रोसेस होती है, प्रक्रिया यानी मेथड क्या होता है? कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका पहले गुणा करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म 182 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 182 का 1 से गुणा करेंगे तो 182 ही रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, 182 के हमें करने फैक्टर और प्लस के 182 लाने, तो 182 के फैक्टर करो, 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 कम 2, अब ये जाएगा 7 से, तो 7 1 कम 7, 7 का 21, और ये 13 से कट जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम 7 दूनी 14 और इंटू 13 करें तो 182 आएगा, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका ये हमने किया गुणनखंड। तो यहाँ पर ये 7 दूनी 14 होंगे, ये 13 होंगे, देखो 14 और 13, तो 14 और 13 को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो कितना आना चाहिए? 27, लेकिन माइनस का आना चाहिए, तो ये दोनों माइनस के ले लें। तो अब दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 27 आएगा, यही लाना भी था, तो हमने माइनस 27 को तोड़ दिया माइनस 14 और माइनस 13 में, ठीक है। और अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे 14 13 का तो 182 आएगा, लेकिन 182 प्लस का आना चाहिए, तो ये दोनों में माइनस लगाए तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 182 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 27 आएगा। तो ये काम हमने कर लिया। अब ये काम हमें यहाँ पे नहीं करना होता, ये काम हमें रफ में करना होता है। तो ये आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसको आप रफ वर्क करोगे। तो ये हमने इसके टुकड़े कर लिए, यानी हमने माइनस 27 को स्प्लिट कर लिया किसमें? माइनस 14 और माइनस 13 में। तो ये अब सवाल हमारा कैसा हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस,
अब ये माइनस 27x को हम क्या लिखेंगे, माइनस के 14x माइनस के 13x, माइनस के 14x माइनस के 13x और प्लस 182 बराबर 0। अब ये 3 टर्म का इक्वेशन था, अब इसमें 4 टर्म हो गए, 2-2 टर्म के पेयर बना लो और इनमें ले लो कॉमन। तो देखो इसमें कितना कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या बचा, x माइनस 14। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 14 ही आना चाहिए, तो आप आंख बंद करके x माइनस 14 लिख लो। ये x माइनस 14 कब आया, इसका मतलब है यहाँ x बचना चाहिए, इसका मतलब 13 ले लिया होगा बाहर कॉमन, तो 13 बाहर कॉमन लिया तो x बचा। ठीक है, अब 13 का भाग 182 में दिया होगा तो ये 14 बचा होगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह बदल रहे हैं, ये प्लस का चिन्ह था तो यहाँ माइनस आ गया, और ये माइनस का चिन्ह था इसके पहले प्लस आ गया, इसका मतलब जब चिन्ह बदलें तो माइनस कॉमन लिया गया होगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करें, इन दोनों में अब ये 2 टर्म बन गए, तो 2 टर्म बन गए ये वाले, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 14 कॉमन है, x माइनस 14 ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में, ये बचा x माइनस 14 कॉमन चला गया, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 14 कॉमन चला गया, क्या बचा माइनस का 13। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें क्या करना है, एक बार x माइनस 14 को 0 के बराबर करना है तो एक x की वैल्यू निकलेगी, फिर एक बार दूसरी बार मतलब x माइनस 13 को 0 के बराबर करना है तो उससे भी x की वैल्यू निकलेगी। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए थे, एक बार लिख लेते हैं। क्या आ गए थे, x माइनस 14 बराबर 0 कर लेते हैं, तो x बराबर 14 आ गया, और दूसरी बार x माइनस 13 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर 13 आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू निकली, एक निकली 14 और दूसरी निकली 13। ठीक है, तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो जब x बराबर 14 लेंगे, ठीक है, x बराबर 14 तो पहली संख्या यानी प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी, प्रथम संख्या हमने x मानी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई थी 27 माइनस एक्स, तो कितनी जाएगी 27 माइनस 14 बराबर कितनी आएगी 13। तो जब x बराबर 14 वैल्यू रखेंगे तो पहली संख्या 14 आएगी तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगी, दोनों को जोड़ोगे तो 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा था दोनों संख्याओं का योगफल 27 आना चाहिए। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि x बराबर 13 भी आया है, तो कहेंगे जब x बराबर 13 तो पहली संख्या कितनी हो गई, प्रथम संख्या कितनी होगी बच्चों, अरे जो x की वैल्यू वही हो गई, ठीक है, प्रथम संख्या 13 हो गई। अब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, तो कितने हो गए 27 माइनस 14 बराबर कितनी हो जाएगी, सॉरी 13, एक्स की वैल्यू 13 है ना, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 14। तो अभी भी संख्या 13 और 14 ही आएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं के ऊपर 27 कह रहा था क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर या तो ये हो गया और या तो ये हो गया, पूरा हल करके ऐसे ही दिखाओगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि x की 2 वैल्यू निकली थी, तो पहले जब x वैल्यू 14 थी तो पहली संख्या 14 और दूसरी 13, ठीक है, और जब x की वैल्यू 13 निकली तो पहली संख्या 13 दूसरी संख्या 14। तो ये मैटर नहीं करता कि पहली संख्या 13 है कि दूसरी संख्या 13 है, मैटर ये करता है दोनों संख्याओं का योगफल 27 होना चाहिए। प्रश्न में क्या था, अरे प्रश्न में क्या था बच्चों, देखो क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि जिनका योग 27 है, तो 14 13 27 आता है कि नहीं आता है, बस बात खत्म, यही आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पढ़ो, ये सामने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, जस्ट मिनट, चलो अब पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये पूर्णांक कैसे है, धनात्मक पूर्णांक, और कैसे है क्रमागत है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ज्ञात करना है, इसका मतलब इन्हें मान लो। तो देखो
पहले तो ये समझो धनात्मक पूर्णांक क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे हमने मान लिया एक 5 है तो दूसरा 6 होगा, क्यों, 5 के बाद 6 आता है, ये क्रमागत है और पूर्णांक है और कैसे है, धनात्मक भी है। तो इसका मतलब है कि 5 से 6 कब बना, जब हमने 5 में 1 जोड़ा तब 6 बना। इसका मतलब है कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 है। क्या है, x और x प्लस 1 है, ठीक है। तो अब जानते हो एक अगर 5 है तो दूसरा 6 हो गया, मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक ज़्यादा होता है पिछले वाले से, ठीक है, क्लियर। तो अब जिनके वर्गों का योग कितना है 365, तो कंडीशन क्या है, यानी शर्त क्या है, प्रश्न में क्या शर्त लिखी है, यानी प्रश्न के अनुसार क्या है, दोनों के वर्गों का योग 365, तो पहला का वर्ग एक्स स्क्वायर हो गया प्लस दूसरे का वर्ग एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, कितना है 365। अब इसको हल कर लो, एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म के गुणनफल का 2 गुना, तो 2x बराबर 365। अब ये क्या, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, ये हो गया 1, ये हो गया प्लस का 2x माइनस का 365 हो जाएगा, इस तरफ जब आएगा 0 हो गया, तो ये कितना होगा 2x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2x, ये 365 से एक चला गया माइनस का 364। अब आप देखो अगर इस समीकरण में हम 2 का भाग दे दें तो जानते हो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 2 का भाग दे दो थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 टे 16, 2 दूनी 182 हो जाएगा, ठीक है, समझा की बात। अब हमें काम क्या करना है, इसको हल करना है। अब हल करो और आप यहाँ पर जो x है इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, 1 को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करेंगे, 182 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से करो तो 182 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम साइड में कर लेते हैं, रफ में हम आपको करके भी बता देते हैं। तो ये बना 182 के आपको करने गुणनखंड, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, 182 के क्या थे 14 और 13, ठीक है। तो हम 182 इनका गुणा करें तो 182 रहे माइनस का, इसका मतलब है कि इनमें से एक कोई माइनस का होना चाहिए, तो उनको अगर हम घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए, तो प्लस का 1 आना चाहिए, इसका मतलब है कि ज़्यादा वाला प्लस का ले लो, तो 14 और ये वाला ले लो माइनस का, तो 14 में 13 चले गए तो कितना बचा, 1 बचा प्लस का, और 14 और 13 का गुणा करोगे 182 आएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस आएगा तो माइनस का 182 बन जाएगा। तो ऐसी संख्याएं हमने ढूंढी कि इनका गुणा करें तो माइनस का 182 आए, और अगर इन दोनों को मिला दें तो प्लस का 1 आ जाए, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने x को किस रूप में लिख लिया, प्लस के 14x और माइनस के 13x, इसको स्प्लिट किया हमने इस तरीके से। चलो इसको स्प्लिट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख दोगे, x को 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब ये 2 पेयर बन गए, ठीक है। तो अब इसमें से x कॉमन दिख रहा है आपको, ये x बचा ये 14 बचा, ठीक है। दूसरे वाले में यही आएगा x प्लस 14 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है, आंख बंद करके x प्लस 14 लिख दो। तो ये x प्लस 14 कैसे आया, इसका मतलब है कि इन 13x में x आया केवल, तो इसका मतलब 13 बाहर आ गया होगा, साइन बदल रहे हैं, ये माइनस का था प्लस को गया, ये माइनस का प्लस को गया, इसका मतलब माइनस साइन कॉमन लिया होगा, ठीक है। तो कितना हो गया x प्लस 14 और ये कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है। तो ये कितना बचा x माइनस 13 बराबर 0, इसका मतलब कि x प्लस 14 बराबर 0 करोगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 14। दूसरी बार दूसरे फैक्टर को, सॉरी अरे यार ये नीचे मैंने लिख दिया, अब आप देख लो ये हमने यहाँ तक कर दिया था, ठीक है। फिर इसमें x प्लस 14 कॉमन लिया तो x माइनस 13 बचा, एक बार हमने x प्लस 14 को 0 किया तो x बराबर माइनस 14 आया। अब दूसरी बार x माइनस 13 को 0 बराबर करेंगे तो ये x बराबर 13 आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, धनात्मक पूर्णांक, किसकी बात कर रहा था, धनात्मक पूर्णांक ये पूछ रहा था। तो यहाँ पर आप जब हल किया तो x की 2 वैल्यू आई, पूर्णांक तो 14 भी है
पूर्णांक तो 13 भी है, लेकिन इसमें 14 कैसा है, ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट, इसको हटा दो, ये नहीं होगा, ठीक है, यानी प्लस वाला होगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक धनात्मक पूर्णांक 13 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1, इसका मतलब है कितना हो जाएगा, 13 और 14, कितना हो जाएगा, 13 और 14, यही आंसर हो गया। तो समझ में आया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है, ये बनाओ, ठीक है। तो ये मान लो एक समकोण त्रिभुज है BCA, ठीक है। तो ये इसका राइट एंगल है, और राइट एंगल के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ठीक है, यानी लंब, आधार और कर्ण। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर इसका तो ये क्या कह रहा है, देखो जो कह रहा है उसको लिखो पहले, ठीक है। क्या कह रहा है, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी इसकी ऊंचाई बराबर आधार और -7, ये तो कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार माइनस कर दिया, कम का मतलब क्या होगा, माइनस। तो इसका मतलब आधार कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं है, तो हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, आधार को हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर, तो x -7, तो ये ऊंचाई कितनी हो गई, x -7 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर और कर्ण है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं निकालना। अब यहीं से हमारा समीकरण बन जाएगा। तो अब आप देखो समकोण त्रिभुज की प्रमेय क्या होती है, एक पाइथागोरस प्रमेय सुनी होगी आप लोगों ने, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण क्या है, कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर हो गया, बराबर लंब कितना है x -7 का स्क्वायर हो गया, आधार कितना है x का स्क्वायर हो गया। बस यहाँ से हमारा समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो 13 का 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, अगर रटा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ 13 और 13 का मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 13 से 39 होते, 3 13 कब 13, 13 3 16, 169 होता है। तो कितना हो गया 169 बराबर, अब x -a का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर माइनस दोनों के गुणनफल, दोनों का गुणनफल हो गया 7x, उसका 2 गुना ये होता है, और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, माइनस 7 दूनी 14x और प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर। तो 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको उठा के पूरा इस तरफ लाओ, तो ये जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का ये 14x था इधर, प्लस का हो जाएगा 14x, ये 49 भी था, ठीक है। और ये 49 इस तरफ लाओ, माइनस का 49 और ये प्लस का 169 बराबर से, इसको देखो ये होगा 14x, इसको घटाओ, 9 से 9 चली गई 0, प्लस का बचेगा 0, 6 से 4 गई 2, तो 120 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर को माइनस में नहीं रखना, तो माइनस यहाँ से हटा दो, माइनस जब हटाओगे तो ये इधर 0 में चला जाएगा और ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 14x हो गया, ये माइनस का 120 हो गया। अब देखो इसमें भी 2 पूरे में कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो ये छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा, 7x बचा, ये माइनस के 60 बचे बराबर 0, 2 को इधर भेज दो 0 में तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इस समीकरण को हल करना है, तो स्प्लिट करो, x का जो गुणांक है उसको स्प्लिट करना होता है, तो 7 है, इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने का मेथड क्या होता है, जो ये कांस्टेंट टर्म होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणा करो, तो ये कांस्टेंट टर्म है 60 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है
तो x स्क्वायर गुणांक 1 है, यहाँ करके बता दे रहे हैं 1 है, और ये है -60 बराबर कितना आया -60। तो इस 60 के ऐसे फैक्टर करो जो कि गुणा करने पर -60 रहे और उनको हम आपस में मिलाएं तो वो -7 हो जाए। तो पहले 60 के फैक्टर कर लो, 60 के फैक्टर, ये नियम यही होता है, 2 से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा 15, अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा 5, और ये 5 से पूरा कट जाएगा। तो 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60, ये हो गया फैक्टर। तो इसको देखो 2 दूनी 4 3 12, इनको एक साथ ले लो 12, और ये बचा 5 5 है ना। तो 12 पंचे 60 होंगे, 12 से 5 अगर हटा दो तो 7 बचेंगे। तो ये माइनस के कर दो, ये प्लस के कर दो, ठीक है। तो माइनस के 12 से प्लस के 5 चले जाएंगे तो 7 बचेंगे माइनस के, ठीक है। और माइनस के 12 और 5 का गुणा करेंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमने क्या तोड़ लिया इसको, -12 और प्लस के 5। तो 12 पंचे 60 होते हैं माइनस के, और 12 5 मिला दो तो माइनस के 7 होते हैं। बस ये टूट गया। तो ये 7 को हमने ब्रेक कर लिया, यानी स्प्लिट कर लिया। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, तो अब हो गया काम। तो ये -7 को हम क्या लिखेंगे, माइनस के 12 क्या लिखेंगे, माइनस के 12x और प्लस के 5x। तो 12 पंचे 60 हो गए माइनस के, और माइनस के 12 और प्लस के 5 को मिलाओ तो माइनस के 7 बचेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इनमें आपको कॉमन लेना है, ठीक है। दो दो टर्म बना लिए, दो दो पेयर। तो इसमें x कॉमन हो गया, तो x -12 बचा। जब यहाँ एक ब्रैकेट में x -12 बचा तो दूसरे में भी x -12 ही बचेंगे। आंख बंद करके आपको लिखना है। अब तो x -12 कैसे बचे, ये x बचा, केवल x बचाना, केवल इसका मतलब 5 को निकालना है बाहर, ठीक है। तो 5 बाहर निकल गया, x बचा, ठीक है। और ये माइनस लगा दिया, 5 बाहर निकला तो इसका मतलब कॉमन हुआ था, तो ये 12 बचे। अब चूंकि ये अंदर के साइन नहीं बदले, ये प्लस का था ये भी प्लस का है, ये माइनस का भी माइनस का, इसका मतलब जो साइन ना बदले तो प्लस का कॉमन लिया था। अगर इसके साइन बदल गए हों तो फिर माइनस का कॉमन लिया जाता है, ठीक है। ये बन गया। या आप इतना दिमाग अगर ना लगाओ तो आप सीधे आप देखो इसमें 5x और 60x, 60 में क्या कॉमन है, 5 ही तो कॉमन है, x बचा -12। तो ऐसा कॉमन लो कि ये उतना ही बचे जितना पहले ब्रैकेट में बचा है, बस ये ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये 2 पेयर बन गए। अब 2 पेयर में x -12 कॉमन हो गया, ठीक है। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं। तो x -12 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 12 आ गया। और दूसरा जब हम करेंगे x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5 आ गया। अब देखो किसी भी त्रिभुज की जो ऊंचाई है, लंबाई है, ये कभी माइनस में नहीं आती है। तो इसलिए ये माइनस वाला ये उपयोगी नहीं है, मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन होती है वो माइनस में नहीं होती, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो प्लस वाला हम ले लेंगे। तो x बराबर कितना आ गया, 12। तो जब x बराबर 12 आ गया तो देखो, अब आओ चलो प्रश्न की तरफ चलते हैं। x बराबर 12 निकाले, ये हमारा रफ वर्क था, हटा दो। तो x बराबर 12 निकाल लिया हमने। तो जब x बराबर 12 आ गया तो यहाँ रख दो। तो ये आधार हो गया 12, तो आधार कितना हो गया 12, तो आधार बराबर 12। तो लंब कितना है, x -7 है कि नहीं। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब कितना है x -7। तो x कितना निकला 12, 12 -7 तो कितना हो जाएगा, 7 घटा दो 5। तो लंब हो गया 5 और आधार हो गया 12। यही तो प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था, ठीक है। यदि कर्ण इतना तो अन्य दो भुजाएं बतानी, तो कर्ण तो दिया था 13, तो आधार हो गया 12 और ये हो गया 12 -7 बराबर 5 हो गया। यही आंसर हो गया, आ गया। और कर्ण 13 है ही, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, पढ़ो, ये थोड़ा सा बड़ा लिखा है लेकिन डरना नहीं है। देखो क्या कह रहा है,
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। पहली लाइन हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं। इसने सिर्फ क्या कहा है कि एक कोई कुटीर उद्योग लगा है और वो बर्तन बनाता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग, नग का मतलब होता है पीस, यानी एक पीस की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। बस यहां से समीकरण बनेगा। तो क्या कह रहा है, एक विशेष दिन मतलब एक कोई दिन है ना, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है, एक दिन की बात कर रहा है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो यहाँ पर लिखो प्रत्येक नग मतलब एक पीस, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत बराबर क्या है, ये रुपया में है ना, क्या है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो इसका कर दो 2 गुना, 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कर दो +3, इतना है। तो अगर हम निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कुछ मान लें, x मान लें, ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, तो ये हल कर रहे हैं हम, है ना। तो जो शर्तें आती थी वो पहले हमने लिख ली इस रूप में, मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख ली। अब निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या चूंकि हमें निकालनी भी है, क्या कह रहा है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या हमें निकालनी है, तो ये संख्या हम कुछ मान लें। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x माना एक दिन में, है ना, एक दिन की बात कर रहा था, x है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी, तो प्रत्येक नग यानी प्रत्येक नग निर्माण लागत, निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, 2 निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x हमने मान ली +3, ये हो गई। अब अगली कंडीशन देखो, अगली कंडीशन क्या कह रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, कुल निर्माण लागत क्या थी, कुल निर्माण लागत, एक दिन की निर्माण लागत कितनी थी, 90। तो निर्माण लागत कैसे निकलती है, एक मतलब बर्तनों की संख्या, एक दिन में जितने बर्तन बनाए हैं और एक पीस की निर्माण लागत का गुणा कर दूं तो कुल निर्माण लागत निकल आएगी। तो कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगी, प्रत्येक नग की निर्माण लागत इनटू निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर ये 90 है। ठीक है भाई, अगर हम एक दिन में 5 बर्तन बनाते हैं और एक बर्तन की कीमत 2 रुपया है, तो टोटल निर्माण लागत कितनी आएगी, 2 गुणा 5 ही तो हो जाएगी। ठीक है, तो वही लगा दिया और कुछ थोड़ी। देखो सुनो, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि हम एक समझ लो, यहाँ पर अगर ये आपको कठिन लग रहा हो, जैसे मैं कहा कि एक दिन में हम 5 बर्तन बनाते हैं, एक दिन में 5 बर्तन बनाते हैं, ठीक है, एक दिन में, और एक बर्तन की लागत 2 रुपया है, यानी एक बर्तन की लागत, एक की लागत कितनी है, 2 रुपया। तो कुल लागत कितनी आ जाएगी, तो कुल लागत कैसे निकालोगे, 5 गुणा 2 ही तो करोगे। तो ये 5 क्या है, बर्तनों की संख्या गुणा एक बर्तन की कीमत, नहीं एक बर्तन की लागत, तो ये तुमने लिख दिया है ना, बर्तनों की संख्या और एक बर्तन की निर्माण लागत गुणा करेंगे तो कुल बर्तन की निर्माण लागत आ जाएगी। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, 2x + 3, तो यहाँ पर लिख दिया 2x + 3। और निर्मित बर्तनों की संख्या हमने कितनी मानी, एक दिन में माना, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x मानी थी, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी x बराबर 90। बस ये यहीं से समीकरण बन जाएगा। x के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x² + 3x, और इधर 90 तो इधर कर दो -90 बराबर 0। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, इस जो x का कोएफिशिएंट है इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने का मेथड क्या होता है, कांस्टेंट टर्म कितना है -90, ये रफ में कर लेंगे, और जो x स्क्वायर का गुणांक उसका गुणा करो तो कितना आ गया, -180 आ गया। अब 180 के करने आपको फैक्टर, 180 के आपको करने फैक्टर, 2 से 90 आया, 2 से 45 आया, 5 से जाएगा 9 बार, अब ये 3 से जाएगा, फिर 3 से खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर को ऐसा सेट करना है कि गुणा करने पर -180 आए और दोनों को हम मिलाएं तो +3 आ जाए। ठीक है, ये करना है। तो अब आप देखो +3 कैसे आ जाएगा, जैसे मान लो हमने क्या 5 दूनी 10, 2 20, ठीक है, 3 का 9, ये बनेगा नहीं। ठीक है, अब कैसे बनेगा, जैसे हमने लिया 5 3 15, 2 4 3 12, ठीक है, ये हमने लिए 5 3 15, ठीक है, यानी 5 गुणा 3 एक साथ ले लिए और 2 गुणा 2 गुणा 3 एक साथ ले लिए, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये कितने बने, ये कितने बने बच्चों, ये बना 15 और ये 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 12 और 15 का गुणा कराओगे वो तो ये 180 आएगा ही आएगा, लेकिन हमें माइनस का लाना है, तो ये क्या बने 12 और 15, ठीक है, माइनस के लाने हैं 180, लेकिन हमें उनको मिलाने पर +3 लाने हैं। तो +3 तभी आएंगे जब ये -12 हो जाए, क्यों भाई, तो 15 और 12 को मिलाओगे तो +3 आएंगे, और 15 और -12 का गुणा करोगे, 15 और माइनस का गुणा करोगे तो -180 आएगा, तो बन गई बात। तो अब हम +3x को क्या स्प्लिट करके लिखेंगे, 15x प्लस के और माइनस के 12x, ठीक है। तो ये रफ वर्क आपको करना होता है, इसको हमने कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया 2x², अब 3x को क्या लिखना है, प्लस का 15x और माइनस का 12x, स्प्लिट कर लिया, हमने कुछ नहीं किया, 3x को बस लिख दिया 15x माइनस 12x, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये है तो 3x ही ना। अब 2 के पेयर बना लो, ठीक है। अब यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो बचा 2x प्लस 15। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 2x प्लस 15 ही बचाना है। अब ये 2x प्लस 15 कैसे होगा, इसका मतलब है ये 2x कब आएगा, 12x, इस 12x लिखा है, 2x कब आएगा, इसका मतलब है, इसका मतलब 6 लिया होगा कॉमन, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, 6 कॉमन लिया है और चिन्ह बदल गया, ये माइनस का 12 ये प्लस का 12 हो गया, तो इसका मतलब माइनस का कॉमन लिया होगा 6, तो माइनस का 6 कॉमन लिया तो 6 दूनी 12 2x, इस माइनस ने इस माइनस को कर दिया प्लस, 6 का भाग 90 में दिया, 15 छक्का 90, बस बन गया, ठीक है, बन गया। तो ये हो गया 2x प्लस 15 पूरे में कॉमन हो गया, ठीक है। अरे पूरे में कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, ये 2 टर्म बन गए, बार बार तुम बता रहे, तो इन दोनों टर्म में देखो 2x प्लस 15 कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो 2x प्लस 15 कॉमन लिया, ये कॉमन चला गया, बचा x, ये कॉमन चला गया, -6 बचा बराबर 0। अब एक बार आप 2x प्लस 15 को 0 के बराबर करो, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर -15, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -15/2। अब इसको दूसरे वाले फैक्टर को 0 बराबर करो तो ax बराबर 6, 2x के मान आ गए, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बना था और द्विघात समीकरण के मान हमेशा 2 होते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न कह रहा है कि तो ये क्या कह रहा था, निर्मित बर्तनों की संख्या, तो हमने बर्तनों की संख्या क्या मानी थी, देखो क्या मानी थी बच्चों, बर्तनों की संख्या हमने क्या मानी थी, देखो बर्तनों की संख्या x मानी थी, तो x की हमारी 2 वैल्यू निकली, एक निकली -15/2, तो क्या हम बर्तन की संख्या माइनस में ले सकते हैं क्या, और बर्तनों की संख्या क्या हम भिन्न में ले सकते हैं क्या, कि हम 15/2 बर्तन बनाएंगे, क्या आधा बर्तन बनाएंगे, नहीं, तो इसका मतलब है ये रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब है x बराबर 6, इसका मतलब बर्तन एक दिन में कितने बना रहे हैं, 6, तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, 6, ठीक है। तो बर्तनों की संख्या ये हो गई, बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हमने x मानी थी, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब और क्या निकालना था, बर्तनों की संख्या निकालनी थी, साथ ही साथ प्रत्येक नग की लागत निकालनी थी, तो प्रत्येक नग की
निर्माण लागत कितनी है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत यहाँ पर ये हमने इक्वेशन बनाई थी, ये 2x + 3। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत बराबर कितनी है, 2x + 3। तो x की वैल्यू कितनी निकली, 6। तो यहाँ पर रख दो 6। तो यहाँ पर जब 6 रखोगे तो 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12, 3 15, कितना आ गई, 15। तो एक बर्तन की निर्माण लागत 15 आ गई, और एक दिन में कितने बर्तन बनेंगे, 6 बर्तन बनेंगे। यही आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो कि पूरी सॉल्व हो गई। अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज 4.3 में। थैंक यू।